नमस्कार दोस्तों, द केरला स्टोरी इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से पीएफआई का नाम खूब उछल रहा है। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यह नाम पहली बार सुना होगा और मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मगर जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे बहुत सारी बातें ऐसी पता चली कि जिन्हें आपको बताना मुझे बहुत ज़रूर लगा। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि पीएफआई आखिर है क्या, यह कैसे काम करता है, इसकी आईसिस के साथ क्या लिंक है और द केरला स्टोरी में आदा शर्मा ने जिसका रोल किया है, जिनका नाम असल ज़िंदगी में निमिषा है, उनके साथ पीएफआई का क्या संबंध है। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और हमारे चैनल कर्स ऑफ नॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। चैप्टर 1, पीएफआई क्या है और उसकी शुरुआत क्यों और कहाँ हुई। पीएफआई मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे 2006 में कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी यानी केडीएफ और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ इन दोनों के मर्जर से बनाया था, जिसकी शुरुआत केरला से हुई थी और जिसके बाद इसने बाकी स्टेट में भी अपनी बाही पैरानी की शुरुआत की। पीएफआई एक इस्लामिक एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मकसद था मुस्लिम लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, सुरक्षा सुनिश्चित करना और हिंदू राष्ट्रवाद का मुकाबला करना था। मगर यह मकसद सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर या फिर दिखावे के लिए था। इसका असली मकसद था आईसिस के लिए नए रिक्रूटमेंट्स करना और हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी पैदा करना। पीएफआई हमेशा आरएसएस को काउंटर करता था और इसी वजह से इन दोनों में बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हुआ। पीएफआई एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता था। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही इसमें अलग अलग लोगों के लिए सेपरेट विंग होता था। जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई और वुमेंस के लिए नेशनल वुमेंस फ्रंट यानी एनएफआई। पीएफआई का काम था लोगों को कन्वर्ट करना और लोगों को आईसिस में भर्ती करवाना, और यही बात एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में भी कही है, जो एनआईए ने दिसंबर 2022 में कोर्ट के सामने रखी थी। चैप्टर 2, पीएफआई कैसे काम करता है। पीएफआई कई सालों से हमारे देश के जो सुरक्षा और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनके निशाने पर रहा है। करीब 10 सालों से जो केरल में और बाकी स्टेट्स में कन्वर्जन के मामले हुए हैं, उनमें से 70% कन्वर्जन के मामलों में पीएफआई का नाम सामने आया है और यही आंकड़ा केरल में 90% है। जब मोदी सरकार सीएए और एनआरसी लेके आई थी तो उसका विरोध करने के लिए पीएफआई सबसे आगे था। जुलाई 2010 में पीएफआई के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने केरला में प्रोफेसर टीजे जोसेफ के हाथ काट दिए थे, और जब कोर्ट में इनसे ऐसा करने के पीछे का रीज़न पूछा गया, इन्होंने बताया कि जोसेफ ने एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर बनाया था। इसमें एक सवाल ऐसा था जो कि प्रोफेट मोहम्मद का अपमान करता था। इस चीज़ पर केरला में बहुत हंगामा खड़ा हुआ, जिसके बाद 2015 में कोर्ट ने पीएफआई के 13 कार्यकर्ताओं को दोषी करार देते हुए सज़ा सुना दी। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई अब तक 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एक्टिवली काम कर रहा है और इसकी सदस्यता 5 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। पीएफआई असल में ऐसे लोगों को अपना टारगेट बनाता है जो सिस्टम से मारे हुए हो। यही सबसे आसान टारगेट रहता है पीएफआई का। जब उन्हें ऐसा इंसान मिल जाता है, उसके बाद उसे पैसे देकर, लालच देकर और उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उसे कन्वर्ट कर लिया जाता है और उसके बाद उसे एक प्रो आईसिस मेंबर बना दिया जाता है। चैप्टर 3, पीएफआई के आईसिस से क्या संबंध है। एनआईए द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट से यह पता चला कि पीएफआई द्वारा भेजे गए कई युवा दूसरे देशों में मारे गए हैं या फिर दूसरे देशों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद उन्हें भारत तो लाया गया, मगर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि सीरिया भाग गए और उन्होंने आईसिस ज्वाइन कर लिया। और यह बात केरल पुलिस ने अपने रिपोर्ट में कही है और उन्हें जांच करते हुए यह पता चलता है कि उनमें से ज़्यादातर पीएफआई के मेंबर्स होते हैं। यह सब होने के बाद जब इंडियन गवर्नमेंट ने पीएफआई के ऊपर एक्शन लेने की शुरुआत की, तब उसका विरोध आईसिस द्वारा किया जाने लगा और आईसिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पीएफआई के सपोर्ट में कई आर्टिकल भी पब्लिश किए। और यही नहीं, जब पीएफआई के मेंबर्स के ऊपर कोर्ट में केसेस चल रही थी, तब आईसिस ने लगभग 1 करोड़ रुपए की मदद की इन मेंबर्स को छुड़ाने के लिए। केरल के जो चीफ मिनिस्टर थे वीएस अच्युतानंदन, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि केरल के हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्जन करवाकर अगले 20 सालों में केरल को एक इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश आईसिस द्वारा की जा रही है और यह साजिश पीएफआई द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है। चैप्टर 4, पीएफआई लिंक विद द केरला स्टोरी। 2009 में केरला में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे केरला के लोगों की नींद उड़ गई। इस केस में 2 मुस्लिम लड़के थे जिन्हें पीएफआई द्वारा हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को फंसाने के लिए बोला जाता है, और वो लड़के ऐसा ही करते हैं, जिसमें एक था शहनशाह और दूसरा था शाहजुद्दीन, और 2 लड़कियां भी होती है, उनमें से एक हिंदू होती है और एक क्रिश्चियन होती है। इसमें से हिंदू लड़की को
शहनशाह अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी रखता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद शहनशाह उस लड़की को हिंदू धर्म की कमियां बताकर उसका ब्रेन वॉश करने लगता है और इसी प्लान के चलते हुए वो हिंदू लड़की को अपने घर भी ले जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसे इस्लाम धर्म की खूबियाँ बताने लगती है। और जब लड़की का उनके घर आना जाना शुरू हो जाता है तब उसे मुस्लिम प्रेयर्स करना भी सिखाया जाता है। इसके बाद PFI के वुमेन विंग्स के द्वारा इन लड़कियों को अपना धर्म कन्वर्जन करने के लिए कन्विंस किया जाता है। और जब यह भी काम नहीं करता तब शहनशाह उस लड़की को रिलेशनशिप एंड करने की धमकी देता है, जिसके बाद वह लड़की परेशान होकर अपना धर्म कन्वर्जन कर लेती है। जब उन 2 लड़कियों के घर वाले कोर्ट में केस करते हैं तब हियरिंग्स के दौरान वो 2 लड़कियां PFI का नाम लेती है। चैप्टर 5 हाउ PFI बैन। यह सब होने के बाद भी PFI ऐसे काम करता ही रहता है, मगर उन लड़कियों के मामले के बाद NIA अपनी पैनी नज़र PFI के ऊपर बनाए रखता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखता है। जिस दौरान जब PFI के ऑफिस पर रेड मारी जाती है तब उन्हें बहुत सारे सबूत ऐसे मिलते हैं जिससे PFI और ISIS के बीच संबंध साबित हो जाता है। यह सब होने के बाद जो PFI का हेड होता है मोहम्मद समीर, वो कुछ बहाने से दिसंबर 2015 को सऊदी भाग जाता है और अपने साथीदारों को भी जल्दी से जल्दी देश छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद समीर एक मुठभेड़ के दौरान सीरिया में मारा जाता है। और यह सब केसेस कोर्ट में चलते ही रहते हैं और 28 दिसंबर 2022 को PFI को एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया जाता है और PFI को बैन कर दिया जाता है। चैप्टर 6 इससे हमें क्या सीख मिलती है। यह तो हुई सिर्फ एक संगठन की बात, ऐसे ही कई संगठन हमारे भारत में कार्यरत है जिनसे हमारे भारत को बहुत बड़ा खतरा है। आज हमारा भारत इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनता जा रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर चल रहा है, मगर ऐसे कुछ संगठन हमारे भारत को अंदर से ख़त्म करने की साजिश में लगे हुए हैं और यही बात आप तक पहुंचाना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अपने भारत को बचाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कोई ऐसे संगठन के जाल में ना फंसे। और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल कर्स ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।